ये एक आम रात थी, या ऐसा लग रहा था। हंसी, म्यूजिक, थियोस्ट, लेकिन एक नौजवान के लिए ये रात उसके आखिरी जाने हुए पल होने वाली थी। ब्रायन शैफर, एक होनहार मेडिकल स्टूडेंट, एक बार में गया। उसे कैमरा पर देखा गया था। उसने लोगों से बात की, फिर वो गायब हो गया। गायब, बिना किसी निशान के चला गया। कोई भीड़ वाली जगह से ऐसे कैसे गायब हो सकता है? यही सवाल उसके फैमिली, थियोस्टों और इन्वेस्टिगेटर्स को आज भी, इतने सालों बाद भी परेशान करता है। कोलंबस, ओहायो शहर में एक राज थेफन है। एक राज की 2006 की उस स्प्रिंग की रात ब्रायन शैफर के साथ क्या हुआ था? जरा सोचो, तुम थियोस्टों के साथ बाहर हो, तुम अच्छा टाइम गुजार रहे हो, तुम कहते हो कि तुम अभी वापस आते हो, लेकिन तुम कभी वापस नहीं आते। तुम्हारे थियोस्ट इंतजार करते हैं, तुम्हारी फैमिली इंतजार करती है। मिनट घंटों में बीत जाते हैं, घंटे दिनों में, फिर हफ्ते, महीने और साल। ब्रायन से प्यार करने वालों के लिए यही हकीकत है। वो एक पल वहां था और फिर नहीं। कोई अलविथिया नहीं, कोई वजह नहीं बताई, बस एक खाली जगह जहां पहले एक जिंथिया थील नौजवान हुआ करता था। द अगली टूना सलूना बार उसकी आखिरी जानी हुई लोकेशन थी। एक मौज मस्ती की जगह एक उलझे हुए मिस्ट्री का सेंटर बन गई। तारीख थी अप्रैल 1, 2006, अप्रैल फूल्स डे। लेकिन ये कोई मजाक नहीं था, ये एक बुरा सपना था जो धीरे धीरे सामने आ रहा था। ब्रायन शैफर कौन था? एक मिस्ट्री में नाम बनने से पहले वो एक बेटा था, एक भाई, एक थियोस्ट। 1979 में पैथिया हुआ। वो कोलंबस, ओहायो के पास पला बढ़ा। वो स्मार्ट था। उसने अपनी अंडरग्रेजुएट डिग्री के लिए माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी। उसे ये 2003 में मिली। फिर उसने और बड़ा सोचा। वो डॉक्टर बनना चाहता था। वो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्कूल के अपने तीसरे साल में था। एक मुश्किल रास्ता, लेकिन ब्रायन पक्का इरादा कर चुका था। वो अपने तेज दिमाग और पढ़ाई के लिए, अपनी डेडिकेशन के लिए जाना जाता था। वो दूसरों की इम्तिहान करने वाले एक सक्सेसफुल करियर की राह पर था। लेकिन ब्रायन सिर्फ किताबों और पढ़ाई तक ही नहीं था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत जिंथिया थील थी। थियोस्ट उसे फनी, कैरिस्मेटिक और आउटगोइंग बताते थे। उसे म्यूजिक बहुत पसंद था। उसने एक बैंड शुरू करने का सपना भी देखा था। सोचो जरा, दिन में डॉक्टर, रात में रॉकस्टार। उसने एक साथ ही जिंदगी का भी सपना देखा था, शायद किसी आइलैंड पर, इस भागते और से थियो। वो एक अलग ही मिजाज का आदमी था, अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस, लेकिन साथ ही एक चुलबुला, एडवेंचरस मिजाज भी था। उसके हाथ पर पर्ल जैम के अलाइव स्टिकमैन लोगो का टैटू था, जिंदगी का सिंबल। कितनी अजीब बात है। जिस रात ब्रायन शैफर गायब हुआ, वो बाकी रातों की तरह ही शुरू हुई थी। इट वॉज फ्राइडे, मार्च 31, 2006। मौसम में स्प्रिंग की खुशबू थी। ब्रायन ने अपनी शाम अपने वालिद, रैंडी शैफर के साथ शुरू की। उन्होंने एक लोकल स्टेक हाउस में साथ में डिनर किया। एक बाप बेटा साथ में खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे। रैंडी ने बाद में बताया कि ब्रायन थका हुआ लग रहा था। वो अपने एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत से पढ़ रहा था। डिनर के बाद ब्रायन अपने थियोस्ट, विलियम क्लिंट फ्लोरेंस से मिला। अब रिलैक्स करने का टाइम था। टाइम टू फॉरगेट द स्ट्रेस ऑफ मेडिकल स्कूल, एटलीस्ट फॉर अ फ्यू आवर्स। ब्रायन और क्लिंट ने बार हॉपिंग करने का फैसला किया। उन्होंने अरीना डिस्ट्रिक्ट और साउथ कैंपस गेटवे एरिया में कई बार्स में गए। वो स्प्रिंग ब्रेक की शुरुआत सेलिब्रेट कर रहे थे। क्लासेस से आ जाते रिलैक्स करने का मौका। लेटर दैट इवनिंग अराउंड 10 और 10:30 PM ब्रायन ने अपनी गर्लफ्रेंड अलेक्सिस को कॉल किया। वो शहर से बाहर थी, टोलेडो में अपनी फैमिली से मिलने गई हुई थी। उसने उसे एक वॉइस मेल छोड़ा। उसने उसे बताया कि वो उससे प्यार करता है। द अगली टूना सलूना, नाम ही बड़ा अजीब है, लेकिन ब्रायन शैफर के लिए ये वो जगह बन गई जहां उसकी कहानी ने एक अंधेरा समझ से परे मोड़ लिया। बार साउथ कैंपस गेटवे कॉम्प्लेक्स के सेकंड फ्लोर पर था। अंदर आने और बाहर जाने का मेन रास्ता एक एस्केलेटर था। ये एस्केलेटर नीचे स्ट्रीट लेवल तक जाता था। सबसे अहम बात, सिक्योरिटी कैमरास इस मेन एंट्रेंस और एग्जिट की निगरानी के लिए लगाए गए थे। हर वो शख्स जो इस रास्ते से अंदर आया और हर वो शख्स जो बाहर गया रिकॉर्ड होना चाहिए था। यहीं पर मिस्ट्री और गहरा हो जाता है। ब्रायन को कैमरा में साफ तौर पर रात के करीब 1:55 AM पर बार में थियोबारा एंटर करते हुए देखा गया, लेकिन उसे कभी भी बाहर निकलते हुए नहीं देखा गया। पुलिस ने उस कैमरा और दूसरे एग्जिट्स को कवर करने वाले बाकी कैमरास की घंटों की फुटेज को बहुत ध्यान से देखा।
ब्रायन शैफर के जिस रास्ते से वो एंथर आया था, उस रास्ते से बाहर जाने का कोई निशान नहीं था। किसी दूसरे मॉनिटर्ड पब्लिक एग्जिट से भी उसके जाने का कोई निशान नहीं था। जब ब्रायन शैफर मंडे अप्रैल 3, 2006 को अलेक्सिस वैगनर के साथ फ्लोरिडा की फ्लाइट के लिए नहीं पहुंचा, तो सच में खतरे की घंटी बजने लगी। अलेक्सिस उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। उसके वालिद रैंडी उससे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। यह ब्रायन की आदत नहीं थी। वो जिम्मेदार था, उसके प्लान्स थे। उसे मिसिंग रिपोर्ट किया गया। शुरू में कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने सोचा कि शायद वो बस यूं ही चला गया होगा। शायद उसे अकेले कुछ टाइम चाहिए था। उसकी मां की हाल ही में हुई मौत और एग्जाम्स के स्ट्रेस को देखते हुए उन्होंने फौरन कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की। ये थियरी हालांकि समझी जा सकती है, शायद कीमती टाइम बर्बाद कर गई। जब यह साफ हो गया कि ब्रायन सच में मिसिंग है, तो इन्वेस्टिगेशन तेज हो गई। कोलंबस पुलिस ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले आम जगहों पर चेक करना शुरू किया। हॉस्पिटल्स, होमलेस शेल्टर्स। उन्होंने अगली ट्यूना सलूना के आसपास के एरियाज में तलाशी ली। उन्होंने डंपस्टर्स, गलियों और पास की ओलेंटेंगी रिवर में थीखा। उसका अपार्टमेंट चेक किया गया। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। उसकी कार वहीं पार्क थी। उसका फोन, क्रेडिट कार्ड्स और दूसरा पर्सनल सामान उसके घर पर वैसे ही रखा था, सिवाय उन चीजों के जो उस रात उसके पास थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने वापस आने का प्लान बनाया हो। जब कोई बिना किसी निशान के गायब हो जाता है, तो नेचुरली तरह तरह की थ्योरीज घूमने लगती है। ब्रायन शैफर के केस में ऐसी बहुत सी थ्योरीज थी। एक खास थ्योरी थी फाउल प्ले की। क्या ब्रायन को अगली ट्यूना सलूना के अंदर कोई नुकसान पहुंचाया गया था? शायद कोई बहस बढ़ गई हो। शायद उसने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। अगर ऐसा था, तो उसकी बॉडी को एक ऐसे बार से कैसे हटाया गया जिसका सिर्फ एक ही आसानी से इस्तेमाल होने वाला पब्लिक एग्जिट था, जो सर्वेलेंस में था। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि उसकी बॉडी को बैंड के सामान में छुपाया जा सकता था या गार्बेज चूट के जरिए ठिकाने लगाया जा सकता था। हालांकि लॉजिस्टिक्स को देखते हुए ये बातें थ्योरी की कौड़ी लगती हैं। कुछ और थ्योरीज इस बात के इर्द गिर्द घूमती हैं कि ब्रायन बार से निकला तो था, लेकिन मेन एग्जिट से नहीं। शायद उसने वो अनमॉनिटर्ड सर्विस डोर इस्तेमाल किया हो। अगर वो कंस्ट्रक्शन साइट में गया, तो उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता था। वो शायद गिर गया हो और जख्मी हो गया हो और एमटीथ के लिए कॉल ना कर पाया हो। ब्रायन शैफर की फैमिली के लिए उसका गायब होना एक ऐसे बुरे ख्वाब की शुरुआत थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसके वालिद रैंडी शैफर उसकी तलाश में जुटे रहे, बिना थके। वो एक जाना पहचाना चेहरा बन गए, मीडिया से बात करते हुए, हर छोटे बड़े पोटेंशियल लीड का पीछा करते हुए। उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स से सलाह ली। उन्होंने ब्रायन की वेबसाइट findbrianshaffer.com को इंफॉर्मेशन के साथ अपडेट रखा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी कि उनका बेटा मिल जाएगा। कुछ पता ना होने का दर्द, कोई क्लोजर ना मिलने का दर्द रैंडी का हर पल का साथी बन गया था। वो एक बेबस बाप था जो एक मायूस मिशन पर था। जैसे जैसे साल गुजरते गए, ब्रायन शैफर का केस और ठंडा पड़ता गया। शुरुआती हलचल और मीडिया की अटेंशन कम हो गई। फिर भी कोलंबस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ब्रायन की फाइल अभी भी ओपन है। इसे टाइम टाइम पर रिव्यू किया जाता है। डिटेक्टिव्स इसे नई नजर से देखते हैं, लेकिन नए लीड्स के बिना प्रोग्रेस करना मुश्किल है। 2021 में ब्रायन की एक एज प्रोग्रेस्ड फोटोग्राफ जारी की गई। यह पब्लिक की दिलचस्पी को फिर से जगाने की एक कोशिश थी। ये एक रिमाइंडर है कि इतने सालों बाद भी तलाश ऑफिशियली खत्म नहीं हुई है। ब्रायन शैफर का गायब होना सिर्फ एक कोल्ड केस से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी पहेली है जो हमेशा रहेगी, एक ऐसी कहानी जो एक ही वक्त में खींचती भी है और फ्रस्ट्रेट भी करती है। एक एथमी सिक्योरिटी कैमरास के चलते हुए भी एक पब्लिक प्लेस से बस यूं ही कैसे गायब हो सकता है और फिर कभी देखा ही ना दी। ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को झुठलाता है। हर थ्योरी जो सामने रखी गई है उसके अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, अपने अनसुलझे सवाल हैं। क्या ये एक परफेक्टली अंजाम दिया गया क्राइम था, एक अजीब बेकिस्मत एक्सीडेंट, या ब्रायन ने खुद अपने गायब होने की साजिश रची, लगभग नामुमकिन स्किल और राजथेरी के साथ?
सच अभी भी पकड़ से बाहर है, उस मनहूस रात की घटनाओं में कहीं छिपा हुआ। उसके चाहने वालों पर इसका असर बहुत गहरा और लंबे टाइम तक रहने वाला रहा है। उसके वालिद रैंडी ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल अपने बेटे को ढूंढने में लगा दिए और आखिर में खुद एक त्यूखद अंजाम को पहुंचे। उसका भाई डेरिक अभी भी इस अनिश्चितता के साथ जी रहा है, एक ऐसी ब्रेक थ्रू की उम्मीद में जो शायद कभी ना आए। उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्सिस वैगनर, जो एक प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रही थी, उसका फ्यूचर ही छिन गया। मेडिकल स्कूल के थियोस्ट और क्लासमेट्स भी ब्रायन को याद करते हैं और सोचते हैं कि क्या हुआ होगा। उसके गायब होने की हर एनिवर्सरी उस खालीपन की एक दर्दनाक याद फैलाती है जो वो पीछे छोड़ गया। एक ऐसा खालीपन जो सिर्फ सवालों से भरा है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज गुजारिश करती हैं कि जिस किसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों ना लगे, वो सामने आए। कोई कहीं शायद उसे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन को जानता हो जो पूरे मिस्ट्री को खोल सकती है। शायद किसी ने कुछ ऐसा देखा हो जिसका एहसास उन्हें उस वक्त ना हुआ हो कि वो इम्पोर्टेंट है।